हेलो स्टूडेंट्स, तो गतिकी में सरल रेखा में गति हम पढ़ चुके हैं अभी तक, और उसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं और कई सारे कंसेप्ट भी हमने सीख लिए हैं। अब इतने पारंगत हो गए हैं कि अब होमवर्क आपसे हो जाना चाहिए, और होमवर्क हम 2 होमवर्क पहले कर भी चुके हैं, और अब हम होमवर्क नंबर 3 स्टार्ट करते हैं आज। और होमवर्क नंबर 3 से हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या शुरू कर रहा हूं आज होमवर्क नंबर 3 का डिस्कशन आपसे। अगर अभी तक नहीं किया है आपने ये होमवर्क, तो यही गुजारिश करता हूं कि पहले जाइए इस होमवर्क को ट्राई कीजिए, फिर आप इसको यहां पर देखिए किस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम इसको हल कर रहे हैं। अगर बिना देखोगे इसको तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो पहले जाओ, होमवर्क करो, होमवर्क करके आओ, फिर इस वीडियो को देखो, और जिस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आई है उसको देखो, उसको अच्छे से देखो और उसको अपनी कॉपी में नोट करो। तो हम शुरू करते हैं होमवर्क नंबर 3। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वेग का कण निम्न प्रकार दिया जाता है, v बराबर 20 + 0.1 t²। तो कण गति कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है कण, ये हमें बताना है। इसके अंदर ऑप्शन क्या दिए हैं, हमें ऑप्शन दिए हैं समान त्वरण से चल रहा है, समान मंदन से चल रहा है, असमान त्वरण से चल रहा है या शून्य त्वरण से चल रहा है, ये हमें बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि जो v होता है, अगर मुझे v का संबंध दिया है t के साथ, v किस प्रकार से t के साथ बदल रहा है, अगर मुझे ये पता है तो 20 + 0.1 t² में आप लिख देता हूं। ठीक है, v और t का संबंध मुझे पता चल गया है, पता चल क्या गया, दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको अवकलन कर देता हूं, इसका अवकलन कर देता हूं, तो dv/dt मुझे क्या देगा? dv/dt मुझे देगा इसका त्वरण, इसका a मुझे पता चल जाएगा। तो a कितना होगा? 20 है, तो 20 का तो कितना होगा अवकलन? 0 + 0.1 t², तो कितना हो जाएगा? 0.2 t। तो आप क्या कह सकते हो, एक्सीलरेशन जो है, त्वरण जो है वो 0.2 t के रूप में बदल रहा है t के साथ। जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे इस रूप में हमारा त्वरण बदलेगा। तो यहां देखकर आप क्या बोल सकते हो कि ये समान त्वरण तो नहीं है, बिल्कुल भी समान त्वरण नहीं है। दूसरा मंदन भी नहीं है। ठीक है, असमान त्वरण है, शून्य त्वरण भी नहीं है, ये असमान त्वरण से चल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कर पाए तो बहुत बहुत बधाई आपको। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन x बराबर 2t² + t + 5 से दिया जाता है, तो t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण क्या होगा? विस्थापन कैसे दिया है आपको? विस्थापन दिया है x बराबर 2t² + t + 5, 2t² + t + 5, ये आपको विस्थापन दिया है। अगर ये विस्थापन है तो क्या लिखोगे, क्या निकालना है? त्वरण क्या होगा? t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण क्या होगा? तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v मिलेगा। अगर हम विस्थापन का अवकलन एक बार करते हैं तो हमें क्या मिलता है? v मिलता है, वेग मिलता है। तो एक बार अवकलन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4t + 1, 4t + 1, ये इसका अवकलन हो गया। एक बार और इसका अवकलन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, और इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं d2x/dt2। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर इसको आप अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा यहां पर। और एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास? 4 मीटर/सेकंड² का इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। तो हमारा जवाब क्या होगा इसमें देख सकते हो आप, 4 मीटर/सेकंड² का जवाब हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण वस्तु की समान त्वरण की गति को प्रदर्शित करती है? इन समीकरणों में y विस्थापन को व्यक्त करता है तथा t समय को, a b c तथा गति के स्थिरांक हैं। ठीक है, मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से मुझे चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और चारों ऑप्शन चेक करके यह बताना है कि कौन सी समीकरण जो है वस्तु की समान त्वरण की गति को प्रदर्शित करती है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो समान गति को प्रदर्शित करेगा? समान गति, एक समान त्वरण गति। ठीक है, समान त्वरण वाली गति का मतलब क्या है कि अगर x और t के बीच में अगर मुझे रिलेशन दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है? इसको 2 बार इसका अवकलन करना है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर मैं 2 बार अवकलन करता हूं इसका, अगर पहले वाले को देखूं तो अगर इसका मैं 2 बार अवकलन करता हूं तो ये a/t जो है इसमें से t का जो पद है वो कभी भी नहीं जाएगा। आप करके देखोगे, एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा? -a/t², फिर से करोगे तो -2a/t³। तो वो t जो है नीचे बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कभी हमारे पास से जाएगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसका 2 बार मैं अवकलन करता हूं तो कितना होगा? एक बार करोगे तो सिर्फ a बचने वाला है, दूसरी बार करोगे तो 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें समान त्वरण चाहिए। तो इसके अंदर त्वरण जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां मैं लिख सकता हूं त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला a अलग है और ये वाला a अलग है। ये हमारा त्वरण है जो मैंने लिखा है, और ये वाला a जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो एक स्थिरांक है। ठीक है, चलो आओ तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि
AT प्लस BT स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2BT, A प्लस 2BT। इसका एक बार और अवकलन कर देता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन त्वरण मिल जाएगा, और किसके बराबर होगा, 2B के बराबर, 2B के बराबर आ जाएगा मेरे पास यहां से। तो यहां पर हम कह सकते हैं तीसरे ऑप्शन के अंदर जो त्वरण है वो नियत है, और ये हमारा ऑप्शन सही है। एक बार हम चौथा भी चेक कर लेते हैं। अगर चौथा चेक करता हूं तो dy/dt एक बार अवकलन करने में क्या मिल सकता है, यहां पर A प्लस 2BT प्लस 3CT स्क्वायर, और d2y/dt2 कितना होगा, d2y/dt2 कितना होगा, ये a का तो 0 हो जाएगा, 2b प्लस 6ct। देखो यहां पर भी t का एक पद आ रहा है, जहां पर भी t का पद आ रहा है तो त्वरण जो होगा वो नियत नहीं होगा, वो बदल रहा होगा। तो सिर्फ ऐसा तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर a नियत हो सकता है, बाकी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। चौथा देखो, एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से 6 सेकंड तक गति करता है, 2 सेकंड के अंतरालों में कण द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। अब क्या बोल रहा है ये कि एक कण ऐसा है हमारे पास जो कि 6 सेकंड तक चलता है, तो पहले 6 सेकंड चला दो इसको, ये पूरा 6 सेकंड तक इसको चला दिया हमने। तो और इसका जो दूरी का मान है, तो पहले 2 सेकंड में इतना चला, दूसरे 2 सेकंड में मान लेते हैं इतना चला, और तीसरे 2 सेकंड में इतना चला। बराबर बराबर दिख रहा है कि हम इसको थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं, थोड़ा अलग बनाते हैं, ताकि हमें, अरे एक ही लाइन खींच रही है, दूसरी लाइन खींची नहीं रही है इसमें, क्या हो गया भाई इसको। चलो इसी से कर लेते हैं, ये लो, तुम स्मार्ट हो, हम ओवर स्मार्ट हैं, चलो आ जाओ। ये हमारी लाइन है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, ये यहां से और यहां तक 6 सेकंड में जा रहा है। अगर ये पहले 2 सेकंड में इतना चल रहा है, दूसरे 2 सेकंड में इतना चल रहा है, तो तीसरे 2 सेकंड में उतना चल रहा होगा। इसको हम मान लेते हैं S1, इसको हम मान लेते हैं S2, और इसको हम मान लेते हैं S3। S1, S2 और S3 मान लेते हैं। ये पहले 2 सेकंड में चला है, ठीक है, ये दूसरे 2 सेकंड में चला है, और ये तीसरे 2 सेकंड में चला है। और इसका त्वरण कितना दिया है मुझे, त्वरण मान लेता हूं मैं, इसका जो त्वरण है एक समान त्वरण a है, और इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, वो u है। ये कुछ चीजें मैंने मान ली हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ है तो u तो 0 हो जाएगा, ये हमें पता चल गया है यहां पर। अच्छा, ये पता चला है तो क्या बोल सकते हो, S1 का मान क्या आएगा, S1 जो होगा वो ut1 प्लस 1/2 AT1 स्क्वायर होगा। इसको T1 अगर मैं मान लूं तो T1 किसके बराबर आएगा, 2 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो S1 क्या होगा, ut1 कितना आ जाएगा, आपके u तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। हाफ AT स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू a को a मान लिया है हमने, और T1 का स्क्वायर नहीं कि 2 का स्क्वायर, तो 4 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2a के बराबर आ जाएगा। S1 का मान किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया। इसको हम अभी रख लेते हैं, काम की चीज, बाद में इसको हम काम में लेंगे। S2 का मान मुझे चाहिए, तो S2 का मान आप देख सकते हो कि S1 प्लस S2 का मान जो होगा वो 4 सेकंड में चला हुआ होगा। S1 प्लस S2 क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये 4 सेकंड में चला होगा। तो पहले 4 सेकंड में चली हुई दूरी निकालता हूं, उसमें से 2 सेकंड में चली हुई दूरी को माइनस कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगले 2 सेकंड में, मतलब बाद के 2 सेकंड में कितनी दूरी चली गई है। तो मैं क्या लिखता हूं, S1 प्लस S2 जो इसके अंदर से है वो कितना है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut तो 0 हो जाएगा, u 0 है, तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। कितना इसका स्क्वायर आया यहां पर, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि यहां पर 8a आ जाएगा, 8a आ जाएगा। ये S1 प्लस S2 आया है, ये S1 प्लस S2 आया है। मुझे सिर्फ S2 चाहिए, तो मैं इसके अंदर से क्या माइनस कर देता हूं, S1 माइनस कर देता हूं, और S1 का मान यहां से कितना है, 2a है, तो S2 कितना आ गया, 6 है। S2 कितना आ गया है, 6 है, मेरे पास यहां पर S2 आ गया है, ठीक है। चलो ये बात हुई। अच्छा, अब मुझे चाहिए तीसरे तक चाहिए मुझे, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 को क्या बोल सकता हूं मैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 कितने सेकंड में चली गई दूरी है, 6 सेकंड में। तो क्या लिखेंगे, हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर है। ut का टर्म भी आता है इसके अंदर, ut वाला पद भी आता है, तो वो 0 हो जाता है क्योंकि u 0 है। यहां से कितना बच जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36/2 18a, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, S3 चाहिए, तो S3 हो जाएगा 18a माइनस S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 कितना आया था यहां से, 8a आया था। तो S3 कितना बचेगा,
S3 बचेगा 10a के बराबर। S3 कितना बचेगा? 10a के बराबर बचेगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या चाहिए? S1 S2 और S3 का अनुपात। तो S1 S2 S3 का अनुपात क्या आएगा? 2 6 और 10, तो 1 3 5, 1:3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा और यही सही जवाब है। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, किसी कण का t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है और समय t पर कण का त्वरण f बराबर at है, जहां a एक स्थिरांक है। t समय बाद कण के वेग v के लिए कौन सा संबंध सही है? क्या लिखा है? t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u। चलो, और समय t पर कण का त्वरण जो है वो f बराबर at से दिया गया है। अब यहां पर a क्या है? a एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है यहां पर हमारे। ठीक है, और f क्या है? f त्वरण को दर्शा रहा है। अब आप a को भूल जाओ कि a से हम त्वरण दर्शाते थे, वो हमारी कहानी है, लेकिन यहां पर a को त्वरण जो है वो f से दर्शाया गया है। ठीक है, चलो, तो जहां a एक स्थिरांक है, t समय बाद कण के वेग v के लिए कौन सा संबंध सही होगा? इनमें से कौन सा संबंध सही होगा कण के वेग के लिए? चलो देख सकते हैं हम इसके अंदर। हम जानते हैं कि f बराबर अगर at के बराबर हमारे पास दिया है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि f जो है वो dv/dt के बराबर हो जाएगा। अब चाहे आप इसको f से दिखाओ, g से दिखाओ, s से दिखाओ, w से दिखाओ, k से दिखाओ, किसी से भी दिखाओ, ये रहेगा तो dv/dt के बराबर ही ना। अगर ये dv/dt के बराबर रहेगा तो मैं बोल सकता हूं dv जो है वो at/dt के बराबर होगा, at/dt के बराबर होगा। और दोनों तरफ अगर समाकलन कर दूं मैं इसका, दोनों तरफ इसको समाकलन लगा दूं, तो ये तो u से v तक जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग u था, और अंतिम वेग जो हमें चाहिए, जो t समय पर जो वेग चाहिए उसको हमने v मान लिया है, और समय 0 से t हो जाएगा। समय जो होगा वो 0 से t हो जाएगा। इसको कर दो, इसका समाकलन आप करोगे तो आपको मिलेगा v माइनस u बराबर 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? at स्क्वायर, at स्क्वायर सही आ रहा है? हाँ सही है, सही है, सही है। तो v कितना आ जाएगा? v इज टू यू प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिसको वेग और समय के बीच का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा मुझे लग रहा है, v यू प्लस इधर आ गया है ये 1 at स्क्वायर बटे 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से तथा नियत त्वरण से चलता है तो 3rd और 4th सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? क्या बोला है इसके अंदर? एक पिंड विराम अवस्था से तथा नियत त्वरण से चलता है, यानी कि u भी 0 है और त्वरण भी कितना है? त्वरण भी नियत है, यानी कि a जो है वो a के बराबर है। ठीक है, तो तीसरे और चौथे सेकंड में पिंड द्वारा समय की दूरी कितना अनुपात होगा? हम जानते हैं nवें सेकंड के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है? साथ साथ बोलो, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास nवें सेकंड के लिए। तो अगर ऐसा है तो आपको पता है u तो 0 है, ये फॉर्मूला अभी क्या बन जाएगा? a/2 2n-। ठीक है, हमें किस किस के अनुपात चाहिए? तीसरे और चौथे सेकंड के लिए। अगर तीसरे और चौथे सेकंड के लिए चाहिए मुझे तो s थर्ड लिख लूं और s फोर्थ लिख लूं, s थर्ड लिख लूं और s फोर्थ लिख लूं, तो ये क्या होगा? a/2। a तो a ही है, a तो बदल नहीं रहा, सिर्फ टाइम बदलना है। तो 2n-1, यहां पे n क्या होता है? n होता है समय, जिस समय में निकालना है। तो तीसरे सेकंड में अगर निकालना है तो 2 × 3 6-1, और नीचे क्या है? a/2 2 × 4 यानी कि 8-1, ये हमें मिल गया। ये बटे दूसरे बटे चला गया है 7/7, सॉरी ऊपर क्या बचेगा? 5/7। 5/7 के अनुपात में दूरी हमारे पास आ गई, जो कि तीसरे और चौथे सेकंड में चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसके अंदर वो सही हो जाएगा इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देखो, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है मुझे? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है भाई, इसका अवमंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब देखो ये a जो दिया है वो -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, बोल रखा है अवमंदन है इसका। चलो कोई बात नहीं। गति के 5वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 5वें सेकंड में दूरी निकालनी है, तो 5वें सेकंड के लिए दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? 5th सेकंड के लिए u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, u प्लस a/2 2n-1 वैल्यू रख दो, तो u प्लस a/2, a यानी कि -2/2 2n-1। 2n-1 क्या होगा? 2 × n। n कितना लिया हमने? 5वें सेकंड में। t मत लिखो, n कितना लिया हमने? 5वां सेकंड, 5th सेकंड। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 × 5 - 1, ये आपके पास आ गया। तो कितनी चली गई दूरी? 10 -
1 9 यानी कि 1 मीटर की दूरी चली गई 5वें सेकंड में। 5वें सेकंड में कितनी दूरी चली गई है? 1 सेकंड की दूरी चली गई है। अगला देखो, एक वस्तु विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था में चल रहा है मतलब u किसके बराबर है? u तो 0 के बराबर है, ठीक है, करती है, जिसका त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो एक इसका है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। एक इसका कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? वैसे ही पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, ये थोड़ा सा इसमें अलग है, बस n बराबर 5 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? s 5वें सेकंड में कितना होगा? u प्लस a बटे 2 2n माइनस 1 फॉर्मूले से हम लगाएंगे तो u कितना है? 0 प्लस a कितना है? 8 बटे 2 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। 9 चौक 36 मीटर इसका आंसर आ जाना चाहिए, जो कि भी ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 सेकंड में एक कण A से B तक 1 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में चक्कर लगाता है, औसत वेग का परिमाण क्या होगा? ठीक है, एक कण है जो यहां से चलना शुरू किया है, A से और B तक आता है, ये कितना समय लगता है? A से B आने में इसको 1 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अगर 1 सेकंड का समय लगता है तो आपसे ये पूछा है कि इसका औसत वेग क्या होगा A से B तक आने में। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। कितना विस्थापन हुआ बटे कितने समय में हुआ, ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना हुआ? A से B को जोड़ने वाली सीधी रेखा, तो ये होगी तो ये क्या होगा इसका? ये त्रिज्या 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समय लग रहा है 1 सेकंड का, तो 2 मीटर प्रति सेकंड का इसका क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड का इसका औसत वेग हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। औसत चाल इसके अंदर पूछा होता तो क्या करते? औसत चाल पूछा होता है इसके अंदर तो हम ये निकालते, ये दूरी हमें पता करनी होती, और ये दूरी किसके बराबर होती? पाई आर के बराबर। तो पाई इंटू आर की मान कितना है? 1, और समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड, तो पाई मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल आ जाती, जो कि आपको ऑप्शन में दिया भी है 3.14 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने औसत चाल निकाल ली होती तो आपका जवाब गलत हो जाता, आप खुश हो जाते कि सही आ गया है, लेकिन वो गलत होता। औसत वेग पूछा इसलिए 2 मीटर प्रति सेकंड इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कण y अक्ष के अनुदिश गति करता है, वह इसका y निर्देशांक समय के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होता है। कण, ये एक मुझे दे रखा है y और t के बीच में एक संबंध दे रखा है। अच्छा, और मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन चेक करने हैं, तो हम एक एक करके करते हैं। हमें पहला क्या बोला है? y जो है वो u t-2 प्लस a t-2 के स्क्वायर के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, ये हमें दिया। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कण का t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग, ये कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है टाइप करने में, मैथ्स की कुछ एरर हुई है, देख लेते हैं हम। ऑप्शन आंसर तो हमें पता है, कण का t बराबर 0 प्रारंभिक वेग कितना है ये हमें पता करना है। चलो देखते हैं, इसको हम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे, तो dy/dt हम इसको कर देंगे, ठीक है। dy/dt करोगे तो कितना आ जाएगा? u, और t-2 का आप अवकलन करोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ये आ गया। और अगर एक इसका अवकलन करोगे तो 2a t-2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब t बराबर 0 पर मुझे वेग चाहिए, तो t बराबर 0 पर वेग कितना होगा? u प्लस 2a इंटू -2 कितना आ जाएगा? u माइनस 4a। ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो हम किस प्रकार से बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं इसको देख लूँगा। वैसे ऑप्शन नंबर वो गलत है, तो उसमें हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसने कुछ बोला होगा कि प्रारंभिक वेग जो है वो कुछ a5 है, u है, इसके अलावा जो कुछ दे रखा होगा वो गलत होगा, ठीक है। चलो, अच्छा ये बात है। अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, कण का त्वरण a है, कण का त्वरण a है। क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि कण का त्वरण a होगा? हम बिल्कुल नहीं बता सकते इसको देख के कण का त्वरण a होगा। अगर आप इसको दूसरे समीकरण से तुलना करते हो तो दूसरा समीकरण क्या बोलता है? y = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समीकरण क्या है? ut-2 प्लस 1/2 a t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर टी स्क्वायर होता तो हम बोल सकते थे कि उसका त्वरण जो है वो a के बराबर है। यहां हम नहीं बोल सकते कि त्वरण a के बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कण का त्वरण 2a है, कण का त्वरण 2a है, क्या हम बता सकते हैं क्या? एक बार मैंने इसका अवकलन करा था, तो dy/dt किसके बराबर आया था मेरे पास? dy/dt किसके बराबर आया था मेरे पास आया था ये तो 0 हो जाएगा। ओहो, अब आया समझ में मुझे। ओके,
देखो इसका अवकलन फिर से करेंगे हम, तो dy बाई डी टी इसके बराबर आएगा, यहां से करोगे आप तो u, अंदर बचेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 प्लस 2a, t माइनस 2 का कवर करोगे तो 1 माइनस 0 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा u प्लस 2 इंटू u प्लस 2a, u प्लस 2a का अवकलन आ जाएगा। तो मेरे पास dy बाई डी टी कितना आया था, u प्लस 2a के बराबर आया था। एक बार और इसका अवकलन करूंगा तो मुझे त्वरण मिल जाएगा, और त्वरण किसके बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा। ये त्वरण मैं a डैश से ले लेता हूं क्योंकि वहां पर a ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कण का त्वरण 2a के बराबर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। t बराबर 2 सेकंड पर कण मूल बिंदु पर है, t बराबर 2 सेकंड पर कण मूल बिंदु पर है, तो t बराबर 2 अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो y क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अगर y 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे जो कण जो है वो t बराबर 2 सेकंड पर मूल बिंदु पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ये मल्टीपल करेक्ट हो गया है, 3 और 4 इसके अंदर सही है। एक यहां पर जो है, एक अगर मुझे लग रहा है कि यहां पर u लिखा होना चाहिए कि कण का प्रारंभिक वेग u के बराबर है, ठीक है, तो आप उसको ठीक कर लेना, u के बराबर है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कण का प्रारंभिक वेग जो होगा वो u प्लस 2a के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा होमवर्क नंबर 1, ठीक है। मैं फिर से आ रहा हूं, आपको होमवर्क नंबर 4 भी अभी सॉल्व कराने वाला हूं। मैं बस एक बार सेट कर लूं इसको, ठीक है, एक बार सेट करके मैं आपको फिर से होमवर्क नंबर 4 करवा देता हूं। चलो, तो होमवर्क नंबर 4 हम शुरू कर देते हैं। हम होमवर्क नंबर 4 क्या करेंगे, इसके अंदर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमको बताना है। एक समान गति का मतलब क्या हुआ, एक समान गति का मतलब हुआ कि जो वेग है वो नियत है और त्वरण जो है वो शून्य है। तो नियत वेग के लिए कौन सा ग्राफ हम बनाते थे, वीटी ग्राफ में दे रखे हैं, चारों ग्राफ जो है वो वीटी ग्राफ है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, एक एक करके हम इनको देखते हैं और इनको समझते हैं। पहला वाला छोड़ देते हैं हम क्योंकि वो सही जवाब दिख रहा है हमें। दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर वो क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर वो ये कह रहा है कि v और t के बीच में जो ग्राफ है वो इस तरह से बदल रहा है, इस तरह से बदल रहा है। तो हम त्वरण की बात करेंगे, हमें चाहिए त्वरण जिसमें शून्य आ रहा हो, त्वरण जिसके अंदर शून्य आ रहा हो। तो आप देखोगे अगर आप मूल बिंदु पर इसका एक स्पर्श रेखा बनाते हो तो यहां पर त्वरण शून्य है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, स्पर्श रेखा बनाते जाते हो, उसके ऊपर वीटी ग्राफ में वीटी ग्राफ की ढाल देखते जाते हो, तो वीटी ग्राफ की ढाल जो है वो बढ़ रही है। थीटा यहां पर इतना था, यहां पर इतना हो गया, तो वीटी ग्राफ की ढाल जो है बढ़ती जा रही है। अगर वीटी ग्राफ की ढाल बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन त्वरण जो है वो बढ़ रहा होगा, एक समान नहीं होगा और शून्य भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो स्पर्श रेखा है वो घटती जा रही है, ढाल जो है वो घटती जा रही है। अगर ढाल घटती जा रही है तो त्वरण जो है वो घट रहा होगा, लेकिन शून्य तो नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं तो थीटा इसके अंदर नियत है। अगर थीटा नियत है तो हमें यहां से यह पता चलेगा कि इसके अंदर त्वरण नियत है लेकिन शून्य नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक समान गति, यानी कि a जो है वो शून्य के बराबर चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। यहां आप देख सकते हो कि इसकी जो ढाल है वो शून्य है, इसकी जो ढाल है वो शून्य है। ये टी और ये समांतर है, ये लाइन, दोनों लाइनें समांतर हैं, इसलिए इसकी ढाल शून्य होगी, इसलिए यहां पर त्वरण शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को व्यक्त करता है। इनमें से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को व्यक्त कर रहा है, ये आपको बताना है। और पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ग्राफ किस किस के बीच में हमें दिया है। इसमें हमें ग्राफ s और t के बीच में दिया है। देखो s और t के बीच में हमें यहां पर ग्राफ दिए हैं, तो s और t के बीच में ग्राफ दिया है तो हम देख सकते हैं पहला वाला जो है इसके अंदर, पहला वाला जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहां पर अगर आप स्पर्श रेखा बनाते हो तो आपको मिलेगा कि वेग यहां पर शून्य है, वेग यहां पर शून्य है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो तो जो वेग मिलेगा आपको वो बढ़ता हुआ मिलेगा, इसकी ढाल बढ़ रही है इसलिए वेग बढ़ रहा है। अब ये देखना है हमें, वेग बढ़ तो रहा है लेकिन क्या एक समान रूप से बढ़ रहा है। अगर एक समान रूप से बढ़ रहा होगा तो ही जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा। ए हमें इस केस में नियत चाहिए, नियत चाहिए हमें ए को नियत करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जो ढाल है एसटी ग्राफ की वो एक समान रूप से बढ़ रही हो। तो आप देख सकते हो कि एक परवलिक ग्राफ बन रहा है, हमारे पास एक परवलिक ग्राफ बन रहा है, और परवलिक ग्राफ बन रहा है तो परवलिक ग्राफ में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस वाले समीकरण से ये बन रहा होगा। और अगर परवलिक ग्राफ है तो ये जो होगा ये नियत त्वरण का ही ग्राफ होगा, ठीक है। ये भी, इसके अंदर भी त्वरण नियत होगा लेकिन नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, इसके अंदर मंदन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मंदन हो रहा होगा इसके अंदर, तो हम इसको भी गलत कर देंगे, ये हमारा गलत होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसके अंदर देखते हो एस और टी के बीच में ग्राफ है, यहां पर तो जो ढाल है वो
नियत है, ढाल नियत है मतलब वी नियत है, वी नियत है मतलब ए जीरो है, यहां पर ए जीरो है, ए जीरो हमें नहीं चाहिए, हमें ए जो चाहिए वो नियत चाहिए। यहां पर भी ए जो है वो जीरो है, इस पे भी आप देख सकते हो कि वी पहले वी नियत है, ठीक है, फिर वी जो है पहले नियत है पॉजिटिव में, फिर वी जो है वो नियत है लेकिन नेगेटिव में, लेकिन यहां पर भी ए जो है वो शून्य के बराबर आ रहा है, क्योंकि एस टी बीच का ग्राफ, एस और टी के बीच का ग्राफ जब सरल रेखा सीधी रेखा आ जाता है तो उसका त्वरण जो होता है वो शून्य हो जाता है। हमें क्या चाहिए, नियत चाहिए, तो नियत हमें सिर्फ दूसरे पहले ऑप्शन में मिल रहा है। देखो आगे चलो, दो कण ए तथा बी विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा है जो समय अक्ष के साथ 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती है। ए तथा बी के वेग का अनुपात क्या होगा, ए तथा बी के वेग का अनुपात क्या होगा, यह हमें दिया है कि दो रेखाएं हैं हमारे पास, ठीक है, ए और बी तथा दो कण हैं, विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं हैं जो समय अक्ष के साथ 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। चलो, ये आपका विस्थापन है और ये आपका समय है। एक रेखा आपका बना रही है 30 डिग्री और दूसरी आपकी रेखा बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। किसकी ये बना रही है, किसकी 30 बना रही है, किसकी बना रही है, ए की जो बना रही है 30 बना रही है और बी की बना रही है 60 डिग्री। चलो ये बना लिया हमने फिगर में। तो ए और बी के वेग का अनुपात क्या होगा, वेग का अनुपात आपको निकालना है तो आपको पता है वेग जो होगा, ए और बी का वेग जो होगा इनकी ढाल से दिया जाएगा, क्योंकि विस्थापन और समय का बीच ग्राफ है, इनकी अगर ढाल निकाल देता हूं तो इनकी ढाल किसके बराबर होगी, इनके वेग के बराबर होगी, और ढाल किसके बराबर होती है, tan के बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। तो tan 30 यहां से आ जाएगा और tan 60 नीचे से आ जाएगा, तो उसको आप हल कर लोगे तो कितना होगा, 1/√3 तो 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कण का सरल रेखा के अनुदिश गति के वेग में परिवर्तन ग्राफ प्रदर्शित है, तो 4 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये आपको दिया है ग्राफ किस किस के बीच में, वेलोसिटी, वेग और टाइम के बीच में, वेग और टाइम के बीच में, वेग और समय के बीच में ये ग्राफ आपको दिया है। आपको पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा ये आपको निकालना है। अच्छा, क्या दूरी निकालने को बोला है और हमें दिया गया है वेग और समय के बीच में ग्राफ। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ हमें क्या देता है, हमें विस्थापन देता है। तो इसमें देखने वाली बात, सोचने समझने वाली बात यह है कि इसमें जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेग कहीं भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, वेग कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है। पहली बात तो ये सरल रेखा में गति हो रही है, सरल रेखा में गति हो रही है, और सरल रेखा में गति में अगर वेग की दिशा नहीं बदल रही है तो वेग की दिशा नहीं बदलने की वजह से जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैंने इस बॉल को ऐसे फेंका है, एक बॉल को ऐसे फेंक दिया है मैंने, और वो उस दीवार से टकरा के वापस आ जाए, यानी कि उसकी जो वेग की दिशा है वो परिवर्तित हो जाए, तो विस्थापन और दूरी बराबर नहीं होंगे। आप जानते हो कि दूरी कितनी चली उसने, जितना दीवार तक गया उतनी, प्लस फिर जितना टकरा कर आया उतनी दूरी चली, और विस्थापन कितना हुआ कि जितना गया और वापस अगर मैं यहीं पे उसको पकड़ दूं तो विस्थापन उसका शून्य हो गया, ठीक है। तो विस्थापन और समय तब बराबर हो सकते हैं, तभी बराबर हो सकते हैं जबकि वेग की दिशा नहीं बदल रही हो। तो इसमें देख सकते हो आपके वेग जो है हमेशा पॉजिटिव में है, हमेशा पॉजिटिव में। ये देखो यहां पर वेग जो है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये सब एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अगर एक्स भी पॉजिटिव यहां पर, वाई भी पॉजिटिव यहां पे, तो इस वाले चतुर्थांश में पूरी जितने भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी। अगर वी नीचे की तरफ चला जाता है, यहां नीचे की तरफ चला जाता है, यहां पर नीचे की तरफ कहीं चला जाता है, ऐसे करके आगे ग्राफ बढ़ जाता तो वी नेगेटिव हो जाता। उस केस में हम नहीं बोल सकते थे कि विस्थापन और दूरी बराबर होंगे। हमें दूरी निकालने को कहा है तो हम इसका अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इस वाले ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगी इसकी दूरी। तो क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल देते हैं हम क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल चाहिए हमें, ये क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप निकालोगे इस त्रिभुज का, इस रेक्टेंगल का, फिर इस त्रिभुज का, फिर इस स्क्वायर का और फिर इस स्क्वायर का, ठीक है। सबको निकाल के आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि विस्थापन और दूरी दोनों के बराबर यहां पर हमें मिलेगा। तो क्या मिल गया हमें यहां से, जो भी आंसर आ रहा होगा आप उसको कैलकुलेट करके खुद से देखोगे, ठीक है, और कितना आंसर आ रहा होगा, जो भी आंसर होगा उसमें टिक लगा दोगे, कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा इसके अंदर। पांचवा देखो, दिए गए संलग्न चित्र में वक्र एक कण का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है। वक्र के OA, AB तथा BC भागों में त्वरण क्रमशः कितना होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ है, इसके अंदर 3 हमें भाग दे रखे हैं, OA, AB और BC। O लिख लो यहां पर, OA, AB और BC। आपको पूछा है कि OA, AB और BC तीनों में कितना कितना त्वरण होगा, तो कितना कितना त्वरण होगा देख लो यहां से। यहां पर आप बोलोगे इसका बिंदु क्या है, 0,0, 0,0,0। इसका बिंदु देखोगे तो आप क्या होगा 10,10,
10। बी का बिंदु देखोगे आप कितना होगा 20,10, 20,10। और सी का बिंदु देखोगे आप क्या होगा 0,0 होगा 40, 40,0। ठीक है, ये बिंदु हमने लिख लिए हैं और हमें निकालनी है, अब इनका त्वरण निकालना है। आप देखोगे कि वेलोसिटी वेग और समय का ग्राफ है, तो वेग और समय ग्राफ की अगर मैं ढाल निकाल देता हूं तो मुझे त्वरण पता चल जाता है। तो एक एक करके इनकी ढाल निकालेंगे हम और ढाल निकाल के बताएंगे कि त्वरण कितना है। इसके अंदर देख सकते हो आप, ढाल निकालो कैसे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ढाल निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के बराबर भी आता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको लिख लो अभी, ठीक है, याद कर लो इसको। tan थीटा जो है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 के बराबर भी आता है। ये इसके जो इसके निर्देशांक हैं उनके रूप में ढाल निकालने का तरीका है। तो इसके निर्देशांक क्या है 10,10, इसके क्या है 0,0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ढाल, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो y2 माइनस y1 10 माइनस 0 बटे 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 बटे 10 माइनस 0। तो कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका त्वरण आ गया है। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पर भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं AB की। AB को आप बिल्कुल सीधे सीधे देख के बता सकते हो, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है जो कि ठीक है, जो कि समय वाली अक्ष के पैरेलल है, जो कि समांतर है। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो 0 के बराबर होगा। तो AB के अंदर जो त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता करना है BC के अंदर कितना त्वरण होगा। तो BC के अंदर त्वरण निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना है, इस वाले स्थिरांक में से इन वाले स्थिरांक को घटाना है। तो 0 माइनस 10 बटे 40 माइनस 20 कितना होगा -10 बटे 20। तो -1 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या हो जाएगा 1 0 और -0.5। तो 1 0 और -0.5 जो है वो पहला ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलो आगे देखते हैं। रेखीय गति के लिए वेग समय वक्र चित्र में दर्शाया गया है। रेखीय गति के लिए वेग समय वक्र चित्र में दर्शाया गया है। 8 सेकंड बाद कण की मूल बिंदु से विस्थापन क्या होगा। अब आप देख सकते हो कि ये वेग और समय का ग्राफ है। जो हम बात कर रहे थे, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, कि अगर वेग नेगेटिव हो जाए, अगर वेग ऋणात्मक हो जाए, अगर अपनी दिशा बदल ले। वेग ऋणात्मक होने का मतलब ये होता है कि अपनी दिशा बदल ले, जो कण है अपनी दिशा बदल ले। हाँ, अगर सीधे जा रहा था तो अपनी जिस दिशा में जा रहा था उसकी विपरीत दिशा में चलने लग जाए तो उसको हम वेग ऋणात्मक बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो वेग जो है वो ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव वाई में चला गया। ये प्लस v होता है, यहाँ पे सारे मान प्लस v और यहाँ पे सारे मान माइनस v के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वेग जो है ऋणात्मक हो गया है। अगर वेग ऋणात्मक हो गया है तो अब दूरी विस्थापन बराबर नहीं होंगे। अगर दूरी विस्थापन नहीं हो बराबर तो वो आपसे पूछ ही नहीं सकता वेग और समय का ग्राफ देखकर के दूरी पूछ ले आपसे। पूछ सकता है कि किस केस में पूछ सकता है, आपको बताऊंगा उसके अंदर किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे। लेकिन अगर वो सीधे सीधे पूछता है विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से आप निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे। इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकालोगे, इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकालोगे और उनको जोड़ दोगे। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो, उनको जोड़ दो, आपका जवाब इसके अंदर आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कैलकुलेशन इसका एरिया निकाल के नहीं करता हूं, आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, उसको कुछ नहीं करना है। विस्थापन निकाल के जोड़ना नहीं है, ठीक है, विस्थापन निकाल के घटाना है, विस्थापन निकाल के घटाना है। ठीक है, कैसे, किसको ऐसे समझो कि एक बॉल को मैंने फेंका है, वो सीधी गई है, ठीक है, सीधी जाके कुछ दूरी तय की है, फिर थोड़ी सी टकराई है और वापस आके रुक गई है, थोड़ी टकरा के वापस आके रुक गई है। तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, अगर यहां पर बॉल, यहां से मैंने फेंका है बॉल को और वो इस जगह पर आकर रुक गई है, इस जगह पर आकर रुक गई है, दीवार से टकरा कर आके इस जगह पर आकर रुक गई है, तो ये जो दूरी है यही तो विस्थापन हुआ ना, यही तो विस्थापन हुआ। और ये विस्थापन निकालने के लिए आपको उतनी जो सीधी दिशा में दूरी चली गई माइनस जो वापस आने में दूरी चली गई उसको करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए आपको इस वाले क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विस्थापन। जैसे मैंने कहा कि दूरी भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों को जोड़ दोगे। अगर योग कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, दूरी मिलेगी, और घटा दोगे तो आपको इस केस में विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल से हम कंसेप्ट भी यहीं पर ही सीखते जा रहे हैं। अगला, दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। इसके अंदर विस्थापन और दूरी दोनों निकालने को है। 5 सेकंड में तय की गई दूरी तथा विस्थापन दोनों निकालने को कहा गया। आपको किस प्रकार से निकालोगे, आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अगर आप इस क्षेत्रफल में से, ऊपर वाले क्षेत्रफल में से नीचे वाला क्षेत्रफल माइनस कर देते हो, घटा देते हो, तो आपको विस्थापन मिलेगा, और अगर जोड़ देते हो तो दूरी मिल जाएगी। क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नांकित चित्रों में वेग समय वक्र दर्शाए गए हैं, बिल्कुल ठीक है, पर इनमें से कुछ ही वक्रों के संगत गतियां व्यवहारिक रूप से संभव हैं। तो इनमें से कौन से ऐसा ग्राफ है जो कि संभव है और कौन से ऐसे ग्राफ हैं जो कि संभव नहीं है, ये हमको बताने हैं। कौन कौन से इसके अंदर संभव हैं, केवल ऑप्शन दिए हमें नीचे, केवल ABD, केवल ABC, केवल BC, उपरोक्त सभी। अच्छा देख लेते हैं हम इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। अच्छा तो वेग समय वक्र दर्शाए गए हैं, अच्छा 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 अच्छा, ये बिल्कुल हो सकता है। ये अगर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गायब हो गए तो ये ऑप्शन A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो ये ग्राफ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ग्राफ बिल्कुल हो सकता है। इसमें V बढ़ रहा है, 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 फिर घट रहा है, और T भी इसके अंदर सीधा बढ़ता ही जा रहा है, T भी घट नहीं रहा है। आपको ध्यान रखना है कि T घट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन जो है A है वो सही हो जाएगा। इसके अंदर देखोगे आप, V जो है पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, लेकिन T भी जो है नेगेटिव नहीं हो रहा, तो ये भी सही हो सकता है, ग्राफ बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर हम देखते हैं C के अंदर, आप देखो V बढ़ा, पहले V बढ़ा और फिर V क्या हुआ, फिर घटा, फिर V घटा, फिर जो है V बढ़ा, फिर V नियत हो गया। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो इस वाले ग्राफ में ये समय देखो, यहां पर ये इस प्रकार से जो समय आ रहा है, ठीक है, इन समय पर हम देख रहे हैं। तो मान लेते हैं T बराबर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड पर जो V है वो एकदम से घट रहा है, फिर नियत हो जा रहा है V जो है वो 0, क्या बोलूँ मैं इसको, मैं बोलता हूँ इसको कि जो अगर मैं इसका त्वरण निकालता हूँ तो V/T निकालूंगा तो V/T हो जाएगा, बिल्कुल सही, T घट नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और D की बात करते हैं, तो D की बात करें तो हम D भी इसके अंदर बढ़ रहा है, पहले V बढ़ रहा है, V घट रहा है, लेकिन T बढ़ रहा है और आगे जा रहा है, आगे जा रहा है वगैरह। तो ये सारे ग्राफ हो सकते हैं। बहुत ही एक बेकार सा क्वेश्चन इसमें आ गया है, गलती से ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो सारे ग्राफ हो सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो उपरोक्त सभी ग्राफ इसके अंदर हो सकते हैं, उपरोक्त सभी ग्राफ इसके अंदर हो सकते हैं। C पे मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि डाउट कि इसके अंदर क्यों नहीं होगा, बड़ा है, फिर ये इसके अंदर T कांस्टेंट हो गया, T अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो T बढ़ना चाहिए, चलो हो सकता है, उसमें कुछ नहीं, तो सभी हो सकते हैं। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक रॉकेट ऊर्ध ऊपर की ओर छोड़ा जाता है जिसका समय वेग ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया है। रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? अभी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की गई रॉकेट द्वारा क्या होगी, ये हमको पता कर रहा है। तो हम किस प्रकार से इसको पता कर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई का मुझे पता है कि अधिकतम ऊंचाई के अंदर जो वेग होता है, जब अधिकतम ऊंचाई पे हम पहुंच जाते हैं उस समय जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 0 के बराबर। तो हमें शुरू से लेकर, मूल बिंदु से लेकर वहां तक देखना है जहां पर वेग 0 हो रहा है, और वहां तक का क्षेत्रफल अगर मुझे पता चल जाए तो वो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी अधिकतम ऊंचाई हुई है। तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे भाई? आप देखोगे कि यहां पर अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, यहां पर अधिकतम ऊंचाई कहां गया, ये देखो वेग 0 हो रहा है यहां पे, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां तक, इस वाले पॉइंट तक का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस वाले पॉइंट तक का अगर क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जो वेग, जो क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम ऊंचाई को दे देगा। तो यहां तक का क्षेत्रफल निकाल दो, 1000 × 120 1/2 500 120 60 किलोमीटर के बराबर ये आंसर आ जाएगा। 60 किलोमीटर के बराबर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण का विस्थापन समय फलन रूप से चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र प्रदर्शित होता है, कण का एक वेग से शुरू होता है परंतु कण मंदित होता हुआ अंत तक रुक जाता है। वो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या कहता है। ये कण एक वेग से शुरू होता है परंतु कण मंदित होता हुआ अंत में रुक जाता है। एक वेग से शुरू होता है तो डिस्टेंस टाइम, मतलब हमारे पास दूरी और समय का ग्राफ है। तो इसका अगर मैं ढाल निकालूं, इसकी अगर मैं ढाल निकालूं तो मुझे वेग पता चलेगा। तो आप देख सकते हो कि ढाल कुछ है मूल बिंदु पर, कुछ थीटा का मान आ रहा है, तो tan थीटा का मान आएगा, तो वो tan थीटा का मान जो है मुझे वेग के रूप में मिलेगा। तो वेग कुछ है, शुरू में कुछ वेग है इसके पास, ये सही है, परंतु कण मंदित होता हुआ अंत में रुक जाता है। तो अंत में रुक जाता है, यहां पर देखोगे अंत में अगर रुक जाएगा तो v 0 हो जाएगा। रुकने का मतलब यही होता है कि वेग 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे जो कण का, इसका जो ढाल आ रही है, इसकी ढाल जो है वो 0 हो गई है, tan 0 0 हो जाएगा, मतलब इसका वेग जो है 0 हो जाएगा। तो ये मंदित होता हुआ अंत में रुक जाता है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। कण का वेग पूरी गति में स्थिर रहेगा, बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, घट रहा है, हम तो देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन वैसे गलत हो गया। तीसरा, कण का त्वरण पूरी गति में स्थिर रहेगा, कण का त्वरण जो है स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर कण का त्वरण जो है वो
क्योंकि ये एक परवलिक ग्राफ बन रहा है हमारे पास, तो परवलिक ग्राफ जब भी बनता है तो हम बोल सकते हैं कि जो त्वरण होगा वो नियत होगा ही होगा, त्वरण होगा वो नियत होगा ही होगा। अब अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम, हो सकता है 3 और 4 मिले हुए हों। कण एक स्थिर वेग से शुरू होता है, बिल्कुल स्थिर वेग शुरू हो रहा है। कण की गति त्वरित होती है और अंत में कण किसी दूसरे स्थिर वेग पर नहीं, ये चौथा ऑप्शन गलत है, वो रुक जाता है, स्थिर वेग पे गति नहीं करता है। तो कण का त्वरण पूरी गति में स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कण का त्वरण जो है पूरी गति में स्थिर रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है जो सही है। यहां हमने चर्चा की होमवर्क नंबर 3 और होमवर्क नंबर 4 की। होमवर्क नंबर 5 भी हम अभी करेंगे, मैं आपको होमवर्क नंबर 5 सेट कर लेता हूं, इतने वापस आता हूं आपके पास, ठीक है। आप भी 2 मिनट का ब्रेक ले लो, अभी हम फिर मिलते हैं 2 सेकंड के बाद। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं होमवर्क नंबर 5। चलिए होमवर्क नंबर 5 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से चलकर एक नियत त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वस्तु की गति v में तय की गई दूरी s के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में दर्शाया जाता है। वस्तु की गति v का, अरे कहां हो तुम, यहां हो, ठीक है। वस्तु की v गति v में तय की गई दूरी और s के साथ परिवर्तन निम्न चित्र में दर्शाया गया। अब v और s के बीच में हमें ग्राफ खींचना है, v और s के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो v और s के बीच में ग्राफ कैसे खींचेंगे? अच्छा, आप बोल सकते हो एक वस्तु विरामावस्था से चलकर एक नियत त्वरण, इसका त्वरण जो है वो नियत है और विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था से चल रही है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, v² बराबर u² प्लस 2as, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। u² क्योंकि इसके अंदर 0 हो जाएगा क्योंकि विरामावस्था से चली है, तो v² जो है वो 2as के बराबर यहां से हमें मिल जाएगा। तो v और s के बीच में आप देखोगे तो किस प्रकार संबंध आएगा, v और s के बीच में संबंध होगा वो एक संबंध परवलिक ग्राफ बनने वाला संबंध होगा, जो आप देख सकते हो किसमें बन रहा है, परवलिक ग्राफ ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में भी परवलिक ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये परवलिक ग्राफ तब बनेगा जब a जो हो या s जो हो उसके आगे माइनस का साइन हो, यानी कि नेगेटिव हो। तो अगर -2as होता तो ये ग्राफ बनता, लेकिन ये वाला ग्राफ बनेगा जब हमारे पास जो इधर वाला जो पद है वो पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लिए त्वरण समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, तो उसके संगत वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा, ठीक है। इसका संगत ग्राफ हमें निकालना है, वेग समय ग्राफ निकालना है हमें, जबकि हमें ए और टी ग्राफ दिया हुआ है, ए और टी ग्राफ दिया हुआ है और हमें वेग समय ग्राफ निकालना है। ए टी ग्राफ में क्या बोल रहा है कि ए जो है पहले नियत है और पॉजिटिव है, नियत है और पॉजिटिव है। अगर नियत है और पॉजिटिव है तो ये वेग को बढ़ाने का काम करेगा, ये चीज हम अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे कौन सा वाले ग्राफ में वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, देखो 0 से यहां तक ऊपर जा रहा है, तो ये इसमें बढ़ रहा है, इसके अंदर वेग बढ़ रहा है, इसके अंदर वेग बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है। और आप देखोगे कि यहां पर वेग घट रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वैसे गलत हो गया, इसमें वेग घट रहा है तो ये भी गलत हो गया, और इसके अंदर भी वेग बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 3 ऑप्शन हमारे पास अभी सही हो सकते हैं, दोनों में। अब देखते हो कि कुछ देर के लिए ग्राफ जो है वो, कुछ देर के लिए जो ए जो है वो 0 हो जाता है। ए 0 हो गया मतलब क्या है, वी नियत हो जाएगा। ए 0 का मतलब वी नियत, वेग नियत हो जाएगा इसका। तो वेग नियत तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो अभी भी दोनों में से कोई सा भी ग्राफ हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं कि त्वरण फिर से बढ़ा है, त्वरण फिर से बढ़ने लगा है, तो त्वरण फिर से बढ़ेगा तो वेग को फिर से बढ़ाएगा। अगर वेग को फिर से बढ़ा रहा है तो ये वाला ग्राफ सही होगा और ये वाला ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है उस समय अंतराल में जिसमें वस्तु का त्वरण तथा मंदन अशून्य रहता है, अशून्य रहता है। कुल विस्थापन कितना होगा, हमें उस टाइम में, उस समय अंतराल में विस्थापन निकालना है जिसमें त्वरण जो है वो अशून्य है। आप देख सकते हो वीटी ग्राफ है, ये वी और टी के बीच में ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। तो वी और टी ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये वाला जो है, ये वीटी ग्राफ में सीधी रेखा आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर त्वरण जो है वो शून्य है, यहां पर भी सीधी रेखा आ रही है, यहां पर भी त्वरण जो है वो शून्य है। सिर्फ अशून्य किसमें है, 20 से 40 सेकंड के बीच में, 20 से 40 सेकंड के बीच में। तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल दो, इसका क्षेत्रफल आप निकाल दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर विस्थापन कितना है। सीधी सीधी बात, ये आपको इतना सा करना था, ठीक है। अपने आप विस्थापन आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कण के लिए दूरी समय वक्र इस चित्र में दिखाया गया है, इसका अधिकतम तत्कालिक वेग वक्र के किस बिंदु के आसपास होगा।
ठीक है। इसमें अधिकतम तत्कालिक वेग इनमें से कौन से बिंदुओं पर होगा ये हमको बताना है। 4 बिंदु दिए हैं हमें, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो ए तो मूल बिंदु है, तो यहां पर वेग कितना है, ये वेग तो यहां पर 0 है। एसटी ग्राफ की ढाल देखूंगा तो मुझे वेग मिलेगा। एसटी ग्राफ में ए पॉइंट पे देखूंगा तो 0 आएगा, बी पॉइंट पे देखता हूं तो यहां पर कुछ वेग आएगा, थीटा का कुछ मान आएगा। सी पर देखता हूं तो थीटा जो होगा वो बी पर जो होगा उसके बड़ा आएगा। और अगर डी पर देखता हूं तो थीटा जो है वो अभी वापस से कम हो जाएगा। तो तत्कालिक वेग सबसे ज्यादा कहां पर आएगा, सी पर आएगा तत्कालिक सबसे ज्यादा वेग, क्योंकि यहां पर थीटा का जो मान होगा वो सबसे ज्यादा आएगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक कण के वेग के वर्ग और तय की गई दूरी s के बीच खींचा गया ग्राफ दर्शाया गया है। कण का त्वरण किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, आपको दिया है ये v स्क्वायर दिया है, यहां पर ये v स्क्वायर और s के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है। v स्क्वायर और s के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ये 4600 किलोमीटर है और ये 900 किलोमीटर है। ये किसका मान है, ये v स्क्वायर का मान है, ये प्रारंभिक वेग का मान है। तो ये किसका मान हो जाएगा, u स्क्वायर का मान हो जाएगा। और कुछ समय बाद कितना हो जाता है, v स्क्वायर हो जाता है, कुछ समय बाद ये v स्क्वायर हो जाता है। और ये दूरी चली गई 0.6 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है इसका त्वरण कितना होगा, तो बहुत आसान सवाल है ये तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर कितना है यहां से 900, u स्क्वायर कितना है 4600 प्लस 2 इंटू ए हमें निकालना है और s हमें दिया हुआ है कितना 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। यहां से आप a का मान निकाल सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो आराम से और a आपको यहां मिल जाएगा। अगला देखो, एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ करके 4 सेकंड के लिए एक समान रूप से त्वरित होती है और फिर एक समान वेग से गति करती है। निम्न में से कौन सा एक्सटी ग्राफ कार की गति को प्रदर्शित करेगा। क्या कर रही है कार, पहले तो हम ये देखते हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ करके 4 सेकंड के लिए एक समान रूप से त्वरित होती है। तो 4 सेकंड के लिए त्वरण जो है वो है एक समान त्वरण है और फिर एक समान वेग से गति करती है। पहले समान त्वरण है फिर एक समान वेग है, यानी कि त्वरण 0 हो गया है। तो हम किस में ऑप्शन देख सकते हैं, देखो यहां पे एक्सटी ग्राफ है, त्वरण है तो बनेगा तो परवलयिक ग्राफ ही बनेगा, परवलयिक एक ग्राफ मिलेगा मुझे, तो परवलयिक तो बनेगा, लेकिन त्वरण है इसलिए यहां पर ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, ये मंदन का ग्राफ है, तो ये तो गलत हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी देखो, एक यहां से 4 सेकंड के लिए जो मंदन का ग्राफ था ये भी गलत हो गया। यहां आप देख सकते हो कि ये ग्राफ है त्वरण का, बिल्कुल त्वरण ग्राफ है, तो ये सही होने का संभावना है। यहां पर भी देख सकते हो कि त्वरण का ग्राफ है इसलिए सही होने की संभावना है। लेकिन आगे का क्या बोल रहा है, एक समान वेग से गति करता है, आगे एक समान वेग से चल रहा है। एक समान वेग से चलने का मतलब है कि एक्सटी ग्राफ में जो लाइन आएगी वो किसी एंगल पे होगी, किसी थीटा पे होगी, ऐसी लाइन नहीं होगी, सीधी लाइन नहीं आ सकती। तो ये यहां पर इस वजह से गलत हो गया और यहां पर ये आगे बढ़ रहा है नियत वेग से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है, इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा। एक हमने वस्तु को लिया है जिसको नीचे से ऊपर फेंका है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक मुझे याद है, जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया कि अगर गुरुत्व के अधीन गति करती है कोई गेंद, कोई वस्तु, जिसको मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो उसका ग्राफ कैसा आता है। नीचे से ऊपर फेंकने का मतलब यह है कि कुछ वेग हमने उसको दिया है, तो कुछ वेग शुरू में उसके पास है। यहां तो वेग 0 है तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर वेग 0 है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ वेग है उसके पास, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, इन दोनों में ही वेग है। ठीक है, आप देखोगे जब वेग है और अब बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण कहां होगा, उसके बाद त्वरण लगेगा, उसके बाद जी जो कि नीचे की तरफ ही होगा हमेशा, उसका मान जो होगा वो हमेशा ही ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा मतलब इसका जो ढाल आनी चाहिए वो हमेशा ऋणात्मक आनी चाहिए। ढाल ऋणात्मक आने का मतलब है कि थीटा जो होगा वो हमेशा ही 90 से बड़ा आना चाहिए। तो आप यहां तक देखोगे, 0 से या v से t तक देखोगे तो थीटा जो है 90 से बड़ा आ रहा है। यहां तक तो सब कुछ बढ़िया बात है, लेकिन इसके आगे जब हम जाते हैं तो थीटा ये हो जाता है जो कि 90 से छोटा हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 2 बचा है हमारे पास, यहां पे आप देखोगे यहां से यहां तक भी थीटा से बड़ा है, 90 से बड़ा है, और उसके आगे भी 90 से बड़ा ही आ रहा है हमारे पास थीटा। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही ग्राफ होगा। आगे चलते हैं। एक कण की गति के लिए त्वरण समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। 0 से 4 सेकंड समय अंतराल के लिए वेग समय वक्र ग्राफ क्या होगा।
ठीक है, ये हमें ए और टी का ग्राफ दिया है, त्वरण और समय का ग्राफ दिया है, हमसे पूछा है कि वी और टी का ग्राफ क्या होगा। ऑप्शन इसके आगे है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं ए और टी ग्राफ की। वी और टी ग्राफ हमें निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि त्वरण जो है, जो वेग जो है वो कितना बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि ए जो है वो नियत है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, और यहां पर कितना है, -3 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर है, ठीक है। और कितने सेकंड के लिए है, ये 2 सेकंड के लिए ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अगर मैं मानता हूं कि प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग अगर 0 हो तो कितना हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, at के बराबर हो जाएगा। v इक्वल्स टू u प्लस at से हमारे पास क्या आएगा, v जो है at के बराबर आ जाएगा, यानी कि v जो होगा वो 6 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में वेग कितना होगा, 6 सेकंड से 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, 0 से 6 सेकंड तक गया, फिर 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड तक गया, फिर नीचे जो वापस मंदन होने लग रहा है उसका, तो 6 से 0 की तरफ वापस आ जाएगा। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा इसका आप देख सकते हो कि इसके अंदर देखो तो यहां पर तो ये वेग और समय का ग्राफ है, तो ये 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, लेकिन 6 मीटर प्रति सेकंड नियत नहीं है, त्वरण है उसके पास, तो वो बढ़ रहा है, अपने धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 0 से 6 पहुंचा होगा, तो ये तो शुरू में ही 6 कर दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा इसलिए, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर तो मान ही 3 आ रहा है, यहां पर तो मान ही 3 है, तो मान तो 3 आ ही नहीं सकता, 6 ही आएगा, इसमें भी मान 3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हैं। बचा ऑप्शन नंबर 1 हमारा। तो इसमें आप देख सकते हो कि 6 मीटर प्रति सेकंड के तक पहुंचा है, 6 मीटर प्रति सेकंड तक गया है, तुरंत 6 मीटर प्रति सेकंड तक हुआ है, उसके बाद फिर घट के 0 वापस, वेग 6 मीटर प्रति सेकंड तक हुआ है, उसके बाद घट के वापस 0 तक आ गया है। पहले 2 सेकंड में देख सकते हो कि 6 हुआ है, फिर घट के 0 हुआ है। इसमें त्वरण भी आप चेक करना चाहो तो बोल सकते हो कि यहां पर त्वरण है और यहां पर मंदन है, और त्वरण कितना है इसके अंदर, 6/2, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मंदन कितना है यहां पर, मंदन कितना है यहाँ पे, -6/2, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा आपके पास -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक गेंद को निश्चित ऊंचाई से कांच की सतह पर गिराया जाता है, यह प्रत्यास्थ रूप से टकराकर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है, यही क्रम बार बार दोहराया जाता है, तो वेग समय ग्राफ क्या होगा। अच्छा, एक गेंद को निश्चित ऊंचाई से कांच की सतह पर गिराया जाता है, ऊंचाई से गिराया जाता है मतलब उसका वेग जो हमने दिया है उसके पास वेग कितना है, 0 वेग है, ठीक है। अब 0 वेग में कौन कौन सा ग्राफ चल रहा है भाई, देखो ये 0 वेग से शुरू हुआ है, ये 0 वेग से शुरू हुआ है, ये 0 वेग से शुरू नहीं हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये 0 वेग से शुरू हुआ है, तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। आगे बात करते हैं, प्रत्यय टकराकर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आती है, तो बॉल ऊपर से गिराई है और ऐसे नीचे ऊपर नीचे बार बार कर रही है। तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अगर ये है और ये है, इसकी बात चर्चा कर लेते हैं, तो ऐसा ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमें पता है कि वीटी ग्राफ जो हम बना रहे हैं, तो उसमें जब गुरुत्व के अधीन गति होती है, तो गुरुत्व के अधीन गति में जो त्वरण होता है वो नियत होता है, और इसमें आप देखोगे तो त्वरण का जो मान है वो हमेशा बदल रहा है, त्वरण का जो मान है हमेशा बदल रहा है। अगर इसकी मैं ढाल निकालता हूं, ढाल हमेशा बदल रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गए। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो कि ये थीटा है, 90 डिग्री से छोटा है, और यहां पर आप देख सकते हो थीटा है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो आप 90 डिग्री छोटा का मतलब ये है कि हमने ऊपर से नीचे गिराया है, तो जिस तरफ वेग है उसी तरफ त्वरण भी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों समान दिशा में है। तो जो हमारी ढाल आएगी, जो त्वरण हो रहा है मतलब पॉजिटिव है मतलब ढाल पॉजिटिव आएगी, थीटा जो होगा 90 से छोटा आएगा, तो थीटा यहाँ पर 90 से छोटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं, थीटा 90 से छोटा दोनों के अंदर आया, दोनों के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं, आगे की अगर हम बात करते हैं, देखोगे थीटा जो है वो 90 से बड़ा आ गया है, 90 से बड़ा आ गया, और यहां पर देखते होगे थीटा जो है वो 90 से छोटा आ गया, थीटा जो है 90 से छोटा आ गया है। लेकिन आप जानते हो कि थीटा जो है 90 से अब क्या आना चाहिए, अब हम नीचे ऊपर से नीचे फेंक चुके हैं, नीचे से ऊपर आ रहा है, वेग ऊपर की तरफ है और जी नीचे की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो जो गति जो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा होगा। अगर इसके अंदर मंदन हो रहा है तो थीटा जो हमारा जो ढाल है, जो इसकी ढाल है वो नेगेटिव आनी चाहिए। अगर ढाल नेगेटिव आनी चाहिए तो थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, तो थीटा 90 से बड़ा इस वाले ग्राफ में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यह वाला हमारा ऑप्शन सही है, या पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने आज होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 4 और होमवर्क नंबर 5 यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और अभी हमारे पास होमवर्क गुरुत्व के अधीन गति पर बचे हैं। तो आप यहाँ तक होमवर्क करो और इनको
अपना यहाँ तक आपको जो होमवर्क मिले हैं मैंने अभी डिस्कस कराया, यहाँ तक आप ट्राई करो और सोल्यूशन देखो, आगे हम और इस पर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।